हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हो आप सब? तो आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो कुछ आपके ही क्वेश्चन थे तो उनके ऊपर बनाऊंगा। किसी का क्वेश्चन था कि वेट, हाँ, व्हाट इज ड्रिल होल इम्पोर्टेंस नेसेसरी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा। तो क्या ये जेवलिन के लिए थ्रो करने के लिए ड्रिल्स करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कुछ और एक्सरसाइज जैसे वेट ट्रेनिंग करनी ज़्यादा नेसेसरी है? यस, ये बिल्कुल काफ़ी नेसेसरी है, इसलिए कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी जेवलिन के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस के जैसे आप जेवलिन भाग रहे हो, उसका मुंह कहीं होता रहेगा और उसकी टेल कहीं जाती रहेगी। सेकंड, वो आपके फेस के साथ टच नहीं रहेगी, वो गैप में रहेगी। अदरवाइज विदाउट ड्रिल आपकी जेवलिन कभी भी आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बन सकती, वो आपसे अलग अलग रहेगी। थोड़ा आप एक्यूरेसी उसके अंदर करेक्ट पावर नहीं दे पाओगे उसकी टिप के अंदर। और बोलूँ तो आपका बॉडी बैलेंस नहीं बनेगा सही, जो एक लास्ट में पावर पोजीशन के टाइम पे बनता है। बिना ड्रिल के आप पावर पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कर सकते हो। हाँ, धक्के से थ्रो जाएगी, कितने मीटर जाएगी वो? ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 65 मीटर जाएगी। अगर आपको इंक्रीज करनी है थ्रो तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, जेवलिन ड्रिल से इंक्रीज करनी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, और बोलूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी जो छोटे मसल के अंदर हैं। और आपको छोटे मसलों को ज़्यादा डेवलप करना है। बड़े मसल हो जाते हैं डेवलप, पर छोटे सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते। जो सपोज किसी के बाइसेप्स बहुत बड़े हो सकते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके बाइसेप बड़े हैं वो आपको आर्म रेसलिंग के अंदर बीट कर दे। बहुत पतले बाइसेप वाला भी आर्म रेसलिंग के अंदर बीट कर जाता था। तो हाउ? क्योंकि उसके छोटे मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। छोटे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ होने से आप बड़ी बॉडी वाले को भी बीट कर जाते हो। तो जेवलिन के अंदर भी सेम ऐसे ही है। ये तो एक गेम ऐसी है कि इसके अंदर आपको ज्यादा मस्कुलर होना भी नहीं पड़ता, और ये एक बहुत 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 टेक्निकली इवेंट है जिसके अंदर स्पीड का यूज होता है, एक ब्रेक का यूज होता है, देन आपकी रिदम का यूज होता है, आपके अच्छे कोऑर्डिनेशन का यूज होता है, देन आपकी आर्म स्पीड कितनी है, रिलीज ऑफ एंगल कितना आपका शार्प है, कितना आप अच्छा रिलीज ऑफ एंगल देते हो। विदाउट रिलीज ऑफ एंगल जेवलिन नो गोइंग टू लॉन्गर। ओके, ये आपको देना पड़ेगा, अच्छा रिलीज ऑफ एंगल देना है। और सेकंड, आपको उसकी ड्रिल करने की वजह से ही आप ये चीज अच्छे से और ब्राइट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली कौन सा जेवलिन के अंदर मसल इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन था। तो एक मसल नहीं है इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोल दूं कि आपका शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर आपका शोल्डर इंपॉर्टेंट है तो फिर एल्बो वीक हुई तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आपकी होल बॉडी, पूरी बॉडी आपकी इसके अंदर काम करती है, एक एक मसल, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक होता है तो आप थ्रो के अंदर डिस्टेंस अच्छा हासिल कर लेते हो। अदरवाइज आपकी सारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, आपकी बैक कमजोर है तो आप ब्लॉकिंग पोजीशन इतनी अच्छी नहीं दे पाओगे, भले आपकी लेग कितनी स्ट्रांग क्यों नहीं। बैक के अंदर जान होगी तो स्ट्रांग ब्लॉक दे पाओगे, अदरवाइज वो नहीं, आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये व्हाई इज स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट इन जेवलिन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। तो ये स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है जेवलिन के अंदर? क्योंकि ये एक मसल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का गेम है। आपके जितने मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होगी, मैंने पहले बोला छोटे मसल्स के अंदर आपको बड़ी बॉडी नहीं बनानी है। आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो। बॉडी बिल्डर्स के अंदर हमारे से ज्यादा बड़े मसल होते हैं, और उनकी शेप देखेंगे तो हमारे से बहुत चौड़ी होती है, बड़ी होती है, बट क्या वो ब्रॉड बॉडी होने के बावजूद भी जेवलिन अच्छी फेंक लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी वहां मैटर करती है, वो स्पीड मैटर करती है, वो टेक्निक। सबसे पहले कोई पूछता है तो मेरे को, मैं टेक्निक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप टेक्निक
अच्छी कर लो। अगर आपकी गलत टेक्निक एक बार आप सीख लेते हो, देन उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पावर चेंज हो जाएगी। अगर आपकी पावर ज्यादा है तो कोई कोच आपको पावर के ऊपर कम वर्क करवा के स्पीड के ऊपर ज्यादा करवा के आपकी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। बट ऐसा बहुत रेयर होगा कि किसी की टेक्निक पहले कुछ थी अब तो टोटली चेंज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बन जाती है वो बन जाती है। जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, वो भी रेयरली चेंज होता है। इफ यू आर सिख सरदार, आपका टर्बन का जो स्टाइल होता है वो वैसा ही होता है। जो आप यंगस्टर कॉलेजिएट लाइफ के अंदर आप टर्बन वियर करते हैं, तो देन आप ओल्ड एज में भी वैसे ही टर्बन वियर करते हैं। तो ये चीजें हैं। और व्हाट स्किल इज नीडेड इन जेवलिन थ्रो, तो उसके अंदर आपको स्पीड, टेक्निक और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्पीड, टेक्निक और स्ट्रेंथ। आपके अंदर स्पीड नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत है, तो भी कोई काम के नहीं हो आप। क्योंकि एक जेवलिन थ्रोअर थे, उन्होंने अपने मुंह से मेरे को बोला था, और सोच के देखो कि अगर कोई आदमी स्टैंडिंग खड़े खड़े 70 मीटर थ्रो करता हो, वो आदमी भाग के कितनी कर सकता है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग थ्रो, उसकी थ्रो 20 मीटर हम बोलते हैं कि बढ़ा देगा वो रनवे थ्रू। बट इफ उनके पास स्पीड नहीं थी, उन्होंने अपने मुंह से बोला यार मैं स्पीड से मार खा गया, मेरे पास स्पीड नहीं थी, मेरे को किसी ने बताया भी नहीं स्पीड थी। मेरे को हमेशा ये बोलते, मैं स्टैंडिंग थ्रो करता तो मेरे को बोलते यार यू आर वाओ, यू आर सच अ ह्यूज बिगेस्ट जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड, जो स्टैंडिंग थ्रो। बट स्टैंडिंग थ्रो काउंट नहीं होती। वो इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं और स्टैंडिंग थ्रो 70 मीटर मेरे सामने उन्होंने की है। बट मैंने स्टैंडिंग थ्रो दैट टाइम 61 समथिंग की थी। बट जब मैं रनवे के थ्रू आया था तो मैंने शायद 79 या 80 मीटर की थी। स्टैंडिंग 61, रनवे थ्रू 80 मीटर, तो मैंने नियर अबाउट 19 to 20 मीटर का डिस्टेंस दिया। बट उनकी स्टैंडिंग 70 थी, तो उन्होंने रनवे के थ्रू 72-73 मीटर का डिस्टेंस वो किया। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड, और लास्ट में स्पीड को जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं होती थी उनकी स्पीड, तो ये चीज थी। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और सेकंड और मेन क्वेश्चन था, क्या रिहैब बहुत जरूरी है? बिना रिहैब के जेवलिन नहीं होती। देखो, आपको कोई चीज की इंजरी हो जाए देन रिहैब इंपॉर्टेंट है, आप बोलते हो, मैं एग्री हूं। बट अगर आपके एल्बो के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एल्बो के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एल्बो सीधी और ये टेढ़ी है, नो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर को बाहर को फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर की यहां रखे, अंदर को बाहर को फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक की आगे को झुकाओ और पीछे को आर्च बनाना फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर ये नहीं है तो आपको रिहैब करनी चाहिए। रिहैब क्या है? विद आप थेराबैंड कर सकते हो, विद स्मॉल प्लेट विद वेट, ये इनके साथ कर सकते हो। देन आप फोम रोलिंग, फोम बॉल, इनके साथ भी कर सकते हो। बट वो रोलिंग हो जाएगी, वो रिहैब नहीं होगी, वो उस मसल को रिलीज कर देगा, स्टिफनेस को खत्म कर देंगे। बट अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो वो आपको ये बाय करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग वे की थेराबैंड्स बाय करनी पड़ेगी। आजकल वो जमाना सा निकल गया बोलूंगा कि वो एक चौड़ी थेराबैंड आती थी रबर टाइप की, आजकल नहीं, आजकल लूप बैंड्स आ गए हैं, छोटे वाले जो इतने चौड़े हैं, हम नी के अंदर डाल लेते हैं। पाइप वाली थेराबैंड आ गई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो कि ये सारी थेराबैंड बाय करो, देन आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। आप कंटिन्यू करोगे तो मिलेगा। अगर आप वीक में करके, एक हफ्ता करके और उसके बाद देख रहे हो मेरे छोटे मसल में तो स्ट्रेंथ नहीं आई, तो एक वीक में तो कुछ भी नहीं आता। एक वीक में तो आप जेवलिन भी 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर भी नहीं बढ़ा लेते, तो वहां भी छोड़ देनी चाहिए आपको, राइट। तो इफ यू वांट टू
लॉन्गर थ्रोअर आपको बनना है, या अपनी जर्नी को थोड़ा लंबा चलाना है, या आपको मैं बोलूं कि अच्छा स्पोर्ट्स करियर लेके जाना है, तो जितनी जरूरी आपके लिए थ्रो है, जितनी जरूरी आपके लिए लिफ्टिंग है, उतनी जरूरी आपके लिए ये छोटी एक्सरसाइज है। आप अ, हमेशा वेट ट्रेनिंग के अंदर बड़े बड़े बहुत लोहा उठाने के ऊपर यकीन करते हो, जबकि आपको उससे हटके थोड़ा स्मॉल वेट के साथ भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जरूरी है, छोटे मसल की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक आती है कोर, जो आप सब करते हो। कोर का मतलब सिर्फ एब्स नहीं होना, एब्स होना कोर नहीं होता। किसी के एब्स नहीं होते बट कोर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो बॉडी का एल बना के चाहे 2 मिनट खड़े हो जाते हैं किसी बार के साथ, तो वो होती है कोर। एब्स होना कोर नहीं होती। बोलते हैं वाह, ये तो मॉडलिंग वालों ने फेमस कर दी है, ठीक है। एक कोर का मतलब आप हिप थ्रस्ट आप एक्सरसाइज है, अगर आपके ग्लूट स्ट्रेंथ नहीं है, या आपके लोअर बैक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या आपकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो। कोर के अंदर जान होना बहुत जरूरी है। कोर के अंदर स्ट्रेंथ है, देन आपकी लास्ट आपका एक एक स्टेप जो जेवलिन के अंदर है फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है, वो कोर ही काम करती है। अगर आपने थॉमस रोलर की बॉडी देखी होगी, तो थॉमस रोलर लुक लाइक अ हाई जंपर, जहाँ ट्रिपल जंपर बॉडी वाइज, बट इज अ जेवलिन थ्रोअर, और 93 मीटर प्लस जेवलिन थ्रोअर। आप सोच सकते हैं, कोर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज का जमाना कोर के ऊपर आ गया है। हाँ, ओल्डेस्ट जेवलिन थ्रोअर आप पुराने वाले देखोगे तो बहुत टमी बड़े होते थे, बट वो वेट के साथ ज्यादा पंगे लेते थे। उनकी अगर आप लिफ्टिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा थी। स्नैच कोई भी जेवलिन थ्रोअर ऐसा नहीं होगा जो मिनिमम 120 से नीचे की स्नैच करता होगा, बट आजकल रेयर हैं जो 120 की स्नैच करते हैं। हाँ, बट वो स्मॉल एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लाइक रोप के साथ टाइमिंग लगा के वो करना। ओके, सर्किट ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर इंडोरेंस आता है आपका, क्योंकि वो तरह तरह के वे में होती है। अगर प्रेस है तो नेक्स्ट सेट हाइपर का होता है, हाइपर का होता है तो नेक्स्ट स्क्वाट का होता है, स्क्वाट का होता है तो थर्ड एब्स का होता है, एब्स का होता है तो अगला बॉक्स जंप होता है। हर चीज के ऊपर ये चीजें होती हैं, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। कोर भी जरूरी है आपके लिए, रिहैब जरूरी है, स्पीड मैं बोलता हूँ। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है तो कोशिश करो आप 40-60 मीटर जो 100 मीटर के अंदर होती है वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है। अगर आपके पास स्पीड ठीक है, बढ़िया है, तो आपको लॉन्गर स्प्रिंटिंग करनी चाहिए। समटाइम 200 मीटर, समटाइम 150, समटाइम 120 या 100। ये भी आपको ऑफ सीजन वर्क के अंदर जरूरी है, बट सीजन के अंदर नहीं बोल रहा हूँ। सीजन के अंदर 40-60 इनफ है। और जंपिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। सिंगल लेग जंप, ब्रॉड जंप, डबल लेग जंप, बॉक्स जंप, हडल्स जंप, वर्टिकल जंप, ये सारे आपके बहुत अच्छे चाहिए अगर आपको अच्छे जेवलिन थ्रोअर बनना है तो, ठीक है। और कुछ बोलते हैं कि आर्म स्पीड कैसे इंक्रीज करें। मैंने आर्म स्पीड के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है कि आपको सबसे पहले आर्म स्पीड के लिए लेदर की बॉल आती है या हॉकी बॉल है, उसको नेट के अंदर थ्रो करना है स्टैंडिंग, फिर आपको 1 क्रॉस के अंदर करना है, फिर आपको हाफ रन में जाके नेट के अंदर क्रॉस करना है। 1-2 दिन आपकी एल्बो यहाँ से थोड़ी इरिटेट होगी, देन वो घबराने की बात नहीं होगी, आप रिहैब कर सकते हो साथ में। अदरवाइज आप अच्छी आइसिंग लगाएं। अगर किसी की इंजरी हो जाती है, स्पेशल एक बात और याद आ गई, तो कोशिश किया करो कि पहले 48 आवर्स, मिनिमम 48 आवर्स मैक्सिमम आइस लगानी है। आइस लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये रख दी और 20 मिनट के बाद आइस उठा लो। नो, आइस आपको जब सुन कर देती है, एक बार आपके मसल सो गए हैं, स्लीप हो गए, देन आप उसको 5 मिनट के बाद आइस को उठा लो। फिर जब नॉर्मल होता है देन टेक आइस अगेन। आपको यही कम से कम 30 मिनट्स के अंदर 5-5-5-5-5 टाइम ये करनी है। देन 2-3 आवर्स रेस्ट करो, देन फिर आइस। 48 आवर्स मिनिमम आपको कंटिन्यू आइस करनी है, जितनी ज्यादा कर सकते हो।
ठीक है। देन उसके बाद आपको एक गर्म पानी करना है, वार्म वाटर। देन उसके अंदर फिटकरी और सॉल्ट, ये दोनों को मिक्स करना है। फिर इतनी सी फिटकरी ले लो और इतना नमक ले लो और कम पानी को गर्म कर लो। जब वो पूरी घुल जाए उसके अंदर, देन उसके अंदर एक कपड़ा, कॉटन का कोई भी कपड़ा लें, उसको निचोड़ के, गर्म पानी के अंदर नहीं, थोड़ा वार्म होने पर निचोड़ के उसको अपनी उसकी मसल की सिकाई करें। वो पेन को खींच लेता है, वो आपके लिए अच्छी चीज है। और मैंने दूध में हल्दी बोलता हूँ, प्लीज उसको आप कंटिन्यू करिए, आपको पता चलेगा कि आप बहुत फायदे हैं यार इसके। आप इंजरी रह तो होते ही होते हैं, आपकी बॉडी इंजरी फ्री होती है। सेकंड, आप यंग दिखते हो। थर्ड, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, आप बीमार बहुत कम पड़ते हो। आप अगर नॉर्मल आपको 10 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर फीवर आता है तो आपको फीवर आना बंद हो जाएगा। आप याद करोगे लास्ट टाइम मेरे को फीवर 6 मंथ पहले आए थे, राइट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखा करो। और क्वेश्चन था कि चीप फिटनेस नो इक्विपमेंट कैसे पॉसिबल है। तो चीप फिटनेस ये हो सकती है कि आप एक नॉर्मल मैट के ऊपर कोर एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, बिना इक्विपमेंट के हैं। आप प्लैंक, ये साइड प्लैंक, ग्लूट होल्ड, देन पूरी बॉडी नॉर्मल स्ट्रेट लेट के सीधे, और अपने मिडल वाले हिस्से को, हिप को ऊपर उठा लें और लेग सीधी रखें। 1-1 मिनट का ये होल्ड करें। एब्स कर सकते हैं, साइड एब्स कर सकते हैं, हिप लेग को अप करके कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वहां पर आप विथेरा बैंड, लू बैंड के साथ ये कर सकते हैं। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप योगा कर सकते हैं एटलीस्ट। तो योगा भी मेन काम है, आपकी कोर के ऊपर ही काम करता है। वो सबसे पहले आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक करता है। आपको कब्जी कुब्जी रहती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये इस चीज को नॉर्मल कर देता है। फ्रेश एयर, ब्रीथ, लंबी ब्रीथ लेते हैं तो वो दिमाग को भी एक संतुलित करता है, लाइक स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है, बिना इंजरी के भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वाह यार मैं थक गया वेट ट्रेनिंग में, कम थको, छोटी एक्सरसाइज जरूर करो, रोटेशन की एक्सरसाइज जरूर करो, शोल्डर रोटेशन, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, देन वो कर सकते हो। काफी एक्सरसाइज है यार, मैं कितनी बताऊं। तो ये सारी आपको अगर करोगे, अगर आपको लंबा करियर लेके जाना है तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो बी पॉजिटिव होके आप इन चीजों के ऊपर लगे रहिए और कोशिश करो कम से कम इंजर्ड रहो, फिट रहो। अगर आपके कहीं भी लगता है आपको इंजरी हो रही है तो स्किप कर सकते हो सेशन, आप वेट ट्रेनिंग सेशन हो चाहे कोई भी है, स्किप करके अदर एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें उस मसल का यूज नहीं है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तो उसमें कुछ नया लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।